And Vaishnavi, you can start now. Yes, Okay, sir. sir. Okay. No, no, just I will introduce you. Wait. Yes, yes, sir. Yes, Yeah, you sure. wait. Thank you. शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मयूर कलाप। डॉक्टर मयूर एस कलाप एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी एमडी होम्योपैथी की डिग्री अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से प्राप्त की है। उन्होंने अपना बीएचएमएस आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त किया है। डॉक्टर मयूर एस कलाप के पास होम्योपैथी में व्यापक अनुभव है और वे वर्तमान में अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And first of all, thank you very much to Dr. Sahani sir, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है और ये मैं शुरुआत ही आईएफपीएच से कर रहा हूँ. सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन टू गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और जिन्होंने मेरा रेफरेंस दिया है. सो एक्चुअली आज जो हमारा टॉपिक है वो जनरली एक शेयरिंग बेस्ड है कि रोल ऑफ रेपर्टरी इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस. सो साइकोलॉजिकल कंडीशंस तो बहुत सारी होती है. इट डजंट मीन कि हम अलाइड पार्ट्स में जाएंगे कि साइकोलॉजी कैसी कैसी होती है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे होते हैं. लेकिन हम ये जानने वाले हैं या फिर मैं ये शेयर करने वाला हूं कि रेपर्टरी में किस किस तरह के रूब्रिक दिए गए हैं जो कि हम फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल रूब्रिक भी ले सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो साइकोलॉजिकल रूब्रिक को लेके ही करेंगे. उसके साथ साथ हमको बेस हमारा नहीं छोड़ना है. हमको टोटल इंडिविजुअलिटी लेनी है. वो हमको क्लियर रखना है. दैट इज आवर बेस, आवर पिलर. बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जैसे एंजाइटी है, फियर है, थोड़े से जेस्चर्स के रूब्रिक है, एक्सप्रेशंस के रूब्रिक है, या फिर स्पीच के रूब्रिक है. ऐसे कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूब्रिक है जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स एंटर होते हैं. ठीक है. तो जब मैंने थीसिस पे थोड़ा सा वर्क किया था तभी मैंने यही रूब्रिक लिया था कि एक्सप्लोरिंग टू यूटिलिटी ऑफ रूब्रिक एंजाइटी फ्रॉम कैंट रेपर्टरी एंड क्लिनिकल यूटिलिटी. इसका मीनिंग ये नहीं है कि डॉक्टर कैंट सर ने प्रायोरिटी जनरल सिम्टम्स यानी कि माइंड को ज्यादा दिया है. तो अभी हम यूजी में पूछते हैं सबको तो सब ऐसा ही बोलते हैं कि जनरल सिम्टम्स प्रायोरिटी दी है तो मेंटल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है. ऐसे जर्नल्स रेपर्टरी में भी क्लिनिकल सिम्टम्स दिए गए हैं. तो हमको कौन सी रेपर्टरी किस वक्त पे यूज करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन आज का टॉपिक यही है कि कैसे कैसे रूब्रिक है जो हम थोड़े से ऑब्जर्व कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. मुझे जितने पता है मैं शेयर करूंगा. अगर आपको भी थोड़ा कुछ उसमें एड ऑन करना है तो मोस्ट वेलकम बाय माय साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लेना, वो कैसे लेना होता है वो हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. और वो कैसे हो सकता है. मैं एक क्लियरली बात बता देना चाहता हूं कि इंडिया में रिसर्च स्टडी जब कोविड-19 हुआ तब ये बहुत हेल्पफुल हुआ था क्योंकि हम फिजिकल विजिट नहीं कर पाते थे. तो हमको वर्चुअल ही केस लेना होता था. तो अगर मेरे पास कोई टाइम मिला तो मैं एक केस मेरा बिल्कुल शेयर करूंगा, एक्यूट केस. अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा. लेकिन उस वक्त जो स्टडी हुई उसमें ऐसा बताया गया था कि पर lakh पर 1 लाख ऑफ पेशेंट 0.3%, 0.3 ही साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है. इंस्टेड ऑफ दैट 1 लाख पेशेंट 3 साइकोलॉजी और साइकेट्रिक्स अवेलेबल होना चाहिए हमारे इंडिया में. लेकिन वो नहीं है. लेकिन हम सबको पता है कि होम्योपैथ कैन डू वेरी वेल इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और इन फील्ड ऑफ एनीथिंग, राइट. लेकिन बीइंग अ फिजिशियंस हमको अपनी लिमिटेशंस और हम कितना कर सकते हैं वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा एंजाइटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा फियर के बारे में भी बताऊंगा, उसके रिलेटेड रूब्रिक्स भी थोड़े सा शेयर करूंगा और थोड़े से ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक भी शेयर करूंगा और कोई एक आधी रेमेडीज जिसको रूब्रिक के साथ कंपेयर करके मैं शेयर करूंगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल जितने भी जो मेडिसिन होती है, रूब्रिक्स होते हैं, वो हमको लेने कैसे आने चाहिए. तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दो तरह के भी हो सकते हैं, लाइक सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स.
हम सबको पता है कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स किसको बोलते हैं, राइट? लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कैसे करें, कैसे, और वो सब चीजें है वो रेपर्टरी में किस तरह से दी हुई है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट पर्सनली फील कर रहा है, तो उसको फियर होता है तो वो तो महसूस कर सकता है, लेकिन क्या वो फियर हम देख सकते हैं? पाल्पिटेशन उसको हो रहा है, दैट इज अ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, लेकिन क्या वो हम देख सकते हैं? लेकिन रेपर्टरी में पाल्पिटेशंस के रिलेटेड रूब्रिक दिए हुए हैं, फियर के रिलेटेड रूब्रिक दिए हुए हैं। तो फियर के रिलेटेड रूब्रिक दिए हुए हैं तो किस तरह के हैं? फॉर एग्जाम्पल ब्रायनिया बहुत सारी बिजनेस की बातें करते हैं, हम सबको कॉलेज में यही सिखाया गया है कि ब्रायनिया बिजनेस मनी पॉवर्टी और ये सब बातें करता है, लेकिन इस रिलेटेड वो रूब्रिक दिए हुए हैं। और हमको ये माइंड में से निकाल देना है कि ब्रायोनिया अकेली ही मेडिसिन नहीं है, ऑल्दो ब्रायोनिया इज हाईएस्ट मार्क इंटेंसिटी वाली मेडिसिन, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे सारी मेडिसिन है। तो अगर हम फेल हो जाते हैं ब्रायोनिया देने के बाद, तो हमको ये इन सब चीजों के बारे में भी सोचना है, ठीक है? तो कौन कौन से सब्जेक्टिव सिम्टम्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पहले तो, जैसे कि फियर है, पाल्पिटेशन है, राइट? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एज अ बीइंग अ फिजिशियंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि पर्सपिरेशन ज्यादा आ जाना, टैकिकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाना, आरआर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाना, ठीक है? ये सब हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की तरफ से देख सकते हैं। आफ्टर कोविड ये चीज जो है जितनी होनी चाहिए थी उतनी उसके ज्यादा दोगुनी हो गई है, और जो लोग शायद ऐसा सोच रहे थे, मनी माइंडेड थे, वो ज्यादा केयरलेस भी हो गए, लाइक ऐसे जिंदगी कि हमको क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस रिलेटेड भी रूब्रिक रेपर्टरी में दिए गए हैं। दूसरी भी मैं चीज ये शेयर करना चाहूंगा कि हम क्या सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल रूब्रिक या माइंड के रिलेटेड रूब्रिक जनरल जो प्रायोरिटी दे रहे हैं हमारे स्टॉलवर्ड्स, उन्होंने ही दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कैंट है, डॉक्टर तिवारी है, या फिर सिंथेटिक रेपर्टरी बाय बार्थेलेन क्लंकर है, सिंथेसिस रेपर्टरी बाय फ्रेडरिक सोयंश है, मर्फी रेपर्टरी है, उसमें है। तो हमको ऐसी थॉट्स है कि ऐसे रूब्रिक इस रेपर्टरी में ही दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्लिनिकल रेपर्टरी जो हम डेली लाइफ में अभी यूज कर रहे हैं, वहां पे भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेपर्टरी उठा ले, क्लिनिकल फर्स्ट 1904 में क्लार्क रेपर्टरी, ठीक है? तो क्लार्क रेपर्टरी में अगर हम कंपेयर करें तो कैंट रेपर्टरी के जो भी है, या फिर सिंथेसिस रेपर्टरी के कोई भी रूब्रिक ले, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, मैं आगे उसका शेयर करूंगा, एंजाइटी और फियर का क्या होता है, कौन कौन से डिसऑर्डर में होता है। तो एंजाइटी अगर क्लार्क रेपर्टरी में से हम ले, तो एंजाइटी उसके 5 चैप्टर से हम सबको पता है कि क्लिनिकल रेपर्टरी, रेपर्टरी ऑफ कॉजेशंस, रेपर्टरी ऑफ टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरल रिलेशनशिप एंड क्लिनिकल रिलेशनशिप, राइट? तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर ही उठा ले, तो उसमें सीधा रूब्रिक दिया हुआ है एंजाइटी, और हम सब मानेंगे नहीं, लेकिन उसमें सिंगल रेमेडी से इग्निशिया, सिंगल रेमेडी इग्निशिया, ठीक है? और दूसरी कोई क्लिनिकल उठा ले, फॉर एग्जांपल फाटक रेपर्ट, तो उसमें क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है सी फियर, और उसमें बहुत सारी मेडिसिन है। तो हमको अपना थॉट्स बदलना पड़ेगा कि ऐसी भी मेडिसिन है, ठीक है? और उसमें इगोटिज्म दिया हुआ है क्लार्क रेपर्टरी में, सिंगल मेडिसिन पैलेडियम, और हमारी ये सिंथेसिस और उसमें रेपर्टरी में हॉटीनेस, इगोटिज्म, इस तरह से दिया हुआ है। हाँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली सब मेडिसिन रेपर्टरी आई हुई है, वहां पे सिनोनियम्स के रूब्रिक, सिनोनियम्स जैसे लगने वाले रूब्रिक बहुत सारे हैं, जैसे कि सैडनेस, मोरोस, वो सब, ठीक है? वो हम कभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि हर एक फिजिशियंस का जो परसीव करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग होता है। हम जैसा परसीव करेंगे साइकोलॉजिकल कंडीशंस, उस हिसाब से ही हम रूब्रिक चूज करेंगे। सो इंडिविजुअल के हिसाब से वो चेंज होता जाता है, ठीक है? जैसे कि हम तो हमको ये समझना है कि हमको ऐसे रूब्रिक चूज करने में, स्पेशली साइकोलॉजिकल कंडीशंस में, हमको लेना क्या है और क्या नहीं लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट प्रेजेंट ऑफ टाइम उस पेशेंट का प्रीडोमिनेंट क्या है, और जो प्रीडोमिनेंट उसका मेंटल स्टेट है और प्रेजेंट है, और कब से वो परसिस्टेंट है, ठीक है? मोर देन दैट हम ऐसा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि एंजाइटी, तो एंजाइटी ऐसी बात नहीं है, हर किसी को होती है एंजाइटी, वेरी कॉमन।
तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली एंजाइटी लेनी कब है और एंजाइटी वाले रूब्रिक लेने कब, ठीक है, वो हमको समझना है। तो वो चीज हमको तब लेनी है जब उसकी लाइफ जो नॉर्मल चल रही होती है वहां से लेके उसकी लाइफ एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, कि उसको लाइफ में सफर करना पड़ता है कुछ ना कुछ, और एंजाइटी आने से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वो हमको ऑब्जर्व करना है, वो हमको नोटिस करना है। दूसरी क्या हम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाउ ही स्पीक्स, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा जेस्चर्स करता है, उसका टोन कैसा है, इन सबके रिलेटेड रूब्रिक दिए गए हैं रेपर्टरी में, सबके रिलेटेड। वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते, लेकिन हमारा तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इस रिलेटेड रूब्रिक रेपर्टरी में है, जिससे हमारा नॉलेज बढ़े। तो जब भी पेशेंट शायद हमारे सामने आए, ऐसा बिहेव करे, हम देखे, ऑब्जर्व करें या फिर कुछ कहे, तो हम ये चीजें नोटिस भी करें। क्योंकि क्या है ना, हम शायद फॉर एग्जांपल कभी मेरे को ये समझ में नहीं आता तो मैं थेरापेटिक्स दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद शायद देखता भी हूं कि ऐसे रूब्रिक्स दिए गए हैं, शायद मैंने ये मेडिसिन ना सोच के ये दी होती तो कुछ हो जाता, ठीक है। तो ये समझना होता है। सी माइंड में विल है, डिजायर है, ये सब होता है, हम सबको पता है, लेकिन मेंटल स्टेट जानना बहुत जरूरी। मेंटल स्टेट, एंड व्हाट इज मेंटल स्टेट, व्हाट ही इज सेइंग, हाउ ही इज बिहेविंग, उसका एटीट्यूड कैसा है। सो माइंड और मेंटल स्टेट दोनों अलग है, ठीक है। विल, डिजायर, वो सब फॉरगेटफुल, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, वो सब तो है ही है, लेकिन जब क्लिनिक में एंट्री होती है ना, तब से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसको जो हो रहा है, वो जो कह रहा है, उसका रीजन क्या है, व्हाई ही इज सेइंग दैट, उसका हमको पूछना है। और जब पेशेंट बोल रहा है तो हमको नहीं पूछना है कि आपको एंजाइटी होती है, कैसी होती है, आपको फियर है, कैसा होता है। केस टेकिंग में हम सीखते ही 83 to 104, उसको ही बोल दे, वो खुद एक्सप्रेस करना चाहिए कि मुझ पे एंजाइटी है। कई लोग, उनका टोन है ना, टोन में ही हमको समझ में आ जाता है, कई लोग एक्सप्रेशन में ही समझ में आ जाता है। रूब्रिक है एंग्जियस, वाई रेपर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। हम ऐसा सोचते हैं कि एंग्जियस तो वो माइंड में दिया होगा, नहीं, फेस में एंग्जियस करके दिया हुआ है, फेस में एंग्जाइटी नहीं दिया हुआ है। और हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये मेंटल है तो मेंटल के रिलेटेड ही है, नहीं ऐसा नहीं है, स्टमक में भी एंग्जाइटी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्टमक की जो एंग्जाइटी कुछ हो वो होगी, लेकिन स्टमक को एंग्जाइटी के रिलेटेड होके कुछ फिजिकल कंप्लेन होती है, खाने के बाद एंग्जाइटी होती है। हमने कोविड में बहुत सारा देखा था कि कफ आता है तो सडनली एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कुछ होगा तो नहीं, ये कैसे होगा, डेथ तो नहीं हो जाएगी। कफ एंग्जाइटी बिफोर, हम चेक करेंगे ना रेपर्टरी में, तो ऐसा रूब्रिक, एंग्जाइटी आफ्टर, कफ ड्यूरिंग, एकोनाइट आर्सेनिक, ये सब शायद रेमेडीज। तो इस कंडीशंस में शायद हम ऐसी मेडिसिन सोच सकते हैं। तो इट डजेंट मीन कि हम ये है तो एक अकेला मेंटल ही ले या फिजिकल ही ले, हमको ये समझना है कि इस पर्सपेक्टिव में, इस चैप्टर्स में या इस रेपर्टरी में ऐसे रूब्रिक दिए गए जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते कभी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी पेशेंट एंग्जियस हो जाता है तो बिना वजह हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी नहीं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन एंग्जियस हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा, बिना बिना वजह के। लेकिन हमें ये नहीं सोचा कि एंग्जाइटी कॉजलेस भी रूब्रिक, अगर हम चेक करेंगे तो एंग्जाइटी कॉजलेस, ठीक है, उसमें ब्रायन या 4 मार्क्स में है शायद, ठीक है, बोल्ड में है, बाकी सब 1 मार्क्स में है। बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ब्रायनिया टॉप पे है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ब्रायोनिया को कॉजलेस एंग्जाइटी होती क्यों है। तो उसका मतलब ये है कि वो जितना भी ट्राई करेगा, वो कॉजलेस एंग्जाइटी जाएगी नहीं उनमें से, कैसे भी करेंगे, जितना भी ट्राई करे, लेकिन नहीं जाएगी, ठीक है। हम बहुत पढ़ते थे कि बिजनेस टॉक्स है, मनी माइंडेड है, जब भी रिलेशंस में बात आती है, जो जब वो क्लिनिक में भी आएगा तो बिजनेस की ही बातें करेगा, क्यों करेगा। लेकिन अगर हम सोल में पढ़े, बेली में पढ़े, क्यों, तो हमको उनका दिया हुआ है ना कि बिजनेस टॉक्स बिजनेस अबाउट फियर ऑफ लूजिंग हिज पोजीशंस, फियर में है ये रूब्रिक, फियर ऑफ लूजिंग हिज ल्यूक्रेटिव पोजीशंस, अलग से रूब्रिक है। सो व्हाट इज ल्यूक्रेटिव, कौन सी पोजीशंस, कौन सा बिजनेस, क्यों वो बिजनेस स्टॉप करता है, वो इसलिए करता है कि जो बिजनेस उन्होंने खड़ा किया है वो उनकी वेल्थ है, वो कुछ नहीं था
तब से उन्होंने खड़ा किया है ये बिजनेस। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि जो उनको कुछ नहीं था। सी समवन इज रिटन स्लाइड नॉट मूव, दिस इज नॉट स्लाइड प्रेजेंटेशन लेक्चर। हाँ, मैंने स्लाइड नहीं करा है, मैंने सीधा ही ये बिना पीपीटी वाला लेक्चर था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने सहानी सर को इन्फॉर्म करा था थोड़ा सा, इसलिए। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि वो बिजनेस स्टॉक इसलिए करता है ज्यादा क्योंकि उसने अपनी वेल्थ, जो बिजनेस है उसने अपने खुद दम पे खड़ा किया करा हुआ है। तो जब भी वो आएगा बिजनेस की ही बात करेगा, लेकिन हमको ये देख के जागना पड़ेगा कि बिजनेस स्टॉक्स तो अकेली ब्रायनिया हमको नहीं दिमाग में आनी चाहिए, उसके सिवा भी ऑल मेडिसिन है। ठीक है, तो कुछ नहीं था तब से उसने क्रिएट करा हुआ है, तो इसलिए उसको ऐसा थॉट आता है कि अगर कल जाके ये मेरे पास नहीं रहा तो 1 लाख रुपए मेरे पास है, कल जाके शायद 50,000 ना हो जाए, 20,000 ना हो जाए, जैसे तैसे तो ये मैंने खड़ा किया हुआ है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ पॉवर्टी। अगर हम जाके देखें फियर ऑफ पॉवर्टी में तो ब्रायनिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको एक एक मेडिसिन की जर्नी होती है। सिंपल सी बात है, हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेविंग फॉर एप्पल में शायद कोई मेडिसिन है, और एवर्सन फॉर एप्पल में भी वो मेडिसिन है। तो लोग हम क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स भी कई बार पूछते हैं कि क्या सोचते हैं, सर ये ऐसे में कैसी हो सकती है? ऐसे नहीं होती है, कभी वो होता भी और कभी भी नहीं भी होता। जब पेशेंट सीक होता है, हम हेल्दी होते हैं तो हमको एप्पल का क्रेविंग होता है, लेकिन सीक होते हैं तो शायद वो नहीं होता है। तो दोनों आ सकता है। ठीक है, सो ये सब चीजें, तो ये सब हमको ऑब्जर्व करनी होती है। हम जेस्चर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमको नहीं पता होगा, जेस्चर्स मेक पुल हिज हेयर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स, सिंगल मेडिसिन बेलाडोन। कई सारे होते हैं इनवॉलेंटरी हैंड्स मूवमेंट, बहुत सारे करते हैं जब कुछ बोलते हैं तो। ठीक है, जेस्चर्स हैंड मूवमेंट इनवॉलेंटरी। जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ है ना थ्रो कर देते हैं, उनको भी नहीं पता होता। जेस्चर्स पुशिंग थिंग्स अवे इन अ स्लीप, सिंगल मेडिसिन कॉक्यूलस। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड डिजायर टू, हाइड वॉन्ट्स नहीं है, हाइड डिजायर। व्हाट इज हाइड? टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन। ठीक है, कुछ वो दिख ना जाए उससे प्रिवेंट कर रहा है, वो उसका पर्पस है, उसका डिजायर है, वांट नहीं है। जो डिजायर है ना वो पर्पस है। तो हम, लेकिन वो तो चलो फिजिकल है। ठीक है, अगर हैंड में सोरियासिस है तो हमको पता है कि कभी किसी को दिखाना नहीं है तो वो स्लीव अपनी आगे करते रहेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्किन की कंप्लेन है लेकिन पब्लिक कोई ना देख जाए या फिर कोई देख ना जाए, एम्ब्रासमेंट की वजह से वो नहीं दिखाने चाहते, हाइड करता रहता है। लेकिन अगर जो मेटाफोर है, अगर माइंड का हम देखें, उसका मेंटल स्टेट देखें, तो हम उसका वो कैसे निकलवाएंगे? ठीक है, कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा, तो दैट इज हाई डिजायर। लेकिन कभी कुछ ही ना बताए, फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योर फैमिली, चलो बताओ, तो बात ही घुमा देगा। सर जाने दो ना, क्या खास चीज है, कुछ भी नहीं है उसमें। 5-10 मिनट बात की, फिर अगर अगेन ऐसा पूछा तो फिर सर जाने दो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिक्रेटिव। हमने कभी नहीं सोचा ऐसा रूब्रिक है, सिक्रेटिव। ठीक है, इट डजेंट मीन कि हमको ये एक सिंगल सिंगल रूब्रिक ही लेना है, लेकिन मैं ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसे भी रूब्रिक है। ठीक है, सिक्रेटिव, डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग। ये जनरली सोल्जर में देखने को मिलता है। हम उनको टॉर्चर भी करते हैं ना, सोल्जर टॉर्चर भी होता है ना, फिर भी वो अपना चीज रिवील नहीं करता है। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा कि वो सीक्रेट रख क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, फिर हमको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है उसके बारे में, कि शायद मिसयूज हो सकता है जो चीज बताई होगी उसमें, वीकनेस हो सकती है जो चीज बताई होगी उसमें। ठीक है, या फिर कोई गलत ऑब्जर्व कर लेगा, जज कर लेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, शायद वो पर्सन सेंसिटिव हो, ये सब। तो ये जो जितने भी मैंने वर्ड बोले, उसके कुछ ना कुछ रूब्रिक रेपर्टरी में दिए हुए हैं, वो हमको अंडरस्टैंड। सेंसिटिव, सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, शायद उसमें कैलकेरिया है। क्या लोग दूसरों के बारे में ओपिनियन ज्यादा रखते हैं, उसने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया, मैं कैसा दिखूंगा अगर ये कर दिया, अगर ये हो गया तो मैं कैसा दिखूंगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे, फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व। सो ऐसे रूब्रिक दिए गए हैं, तो ये सब है।
जैसे हमने ब्रायनिया का बोला, उसका पोजीशंस का खास वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम जेस्चर्स में जाएंगे ना, जेस्चर्स में तो 75 रूब्रिक है, लेकिन हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए। एंग्जाइटी में जाएंगे तो बहुत सारे रूब्रिक है, फियर में जाएंगे तो बहुत सारे रूब्रिक है। जेस्चर्स मेक कंफ्यूज्ड, बोलेगा नहीं लेकिन जेस्चर से पता चलता है। शायद आइज रोलिंग करेगा, कुछ पूछा है तो 2-3 सेकंड सोचेगा, क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा, क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा, 3-4 बार बोलेंगे फिर भी नहीं पता चलेगा। एकोनाइट एंड साइलिश है, एकोनाइट थोड़ी हायर इंटेंसिटी में है। जेस्चर्स मेक कंफ्यूज। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सिंथेसिस रेपर्टरी, कैंट रेपर्टरी थोड़ी सी मर्फी में है और थोड़ी सी क्लार्क में है। ठीक है, सब रेपर्टरी में नहीं कवर पाऊंगा, लेकिन जितने जितने मैंने उठाए है रूब्रिक, जितने जितने मैंने देखे उसमें से मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जेस्चर्स मेक फाइटिंग विद हैंड्स, सिंगल मेडिसिन, मॉस्कस सिंगल मेडिसिन, फाइटिंग विद हैंड्स, बोलेगा थोड़ी ना, लेकिन हमको ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी है। बहुत सारी ऐसी रूब्रिक है। एस्टोनिस, एस्टोनिस, आपका तो कैंसर है, क्या आप बात कर रहे हो सर, मुझे कैंसर है सच में? ठीक है, सी बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं इसमें, लेकिन हम किस तरह से परसीव करते हैं ना उस पे है। एस्टोनिस, फ्राइटन, फ्राइटन इजीली, बहुत सारी मेडिसिन है फ्राइटन इजीली, लेकिन उसमें बहुत सारी है मेडिसिन है, सॉरी बहुत सारे रूब्रिक्स है, वो सिंगल सिंगल मेडिसिन वाले हैं या फिर फ्यू मेडिसिन वाले हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो सीधा साइकोलॉजिकल ही लेना, नहीं। हम फीवर, कोई भी एग्जांपल, फीवर, चलो फिजिकल, फिजिकल जनरल, फीवर, तो फीवर में हम जाएंगे, फीवर एंगर आफ्टर, बहुत सारा गुस्सा कर दिया, घर में लड़ पड़े, दोस्त के साथ लड़ पड़े, पता नहीं चल रहा, मेंटली एग्जॉस्ट हो गया सडनली और बहुत गुस्से की वजह से 2-3 दिन तक बीमार रहा, फीवर एंगर आफ्टर, 11-12 रेमेडीज है फीवर एंगर आफ्टर। ठीक है, फीवर पर्स्पिरेशन भी सिंगल मेडिसिन, पेट्रोलियम, फीवर पर्स्पिरेशन भी। ठीक है, फीवर इन अ चिल्ड्रन, फीवर इन अ चिल्ड्रन, 8 मेडिसिन है। ठीक है, तो ये सब चीजें है। तो साइकोलॉजिकली कैसा है ना कि ये जो है ये जो जो ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म, फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, फियर है, बहुत सारे ऐसा यूज करते हैं, डिसऑर्डर्स, लेकिन उसको डिसऑर्डर्स लेना कब है वो हम नहीं समझ पाते। मैंने एक साइकेट्रिस्ट से पूछा था कि आप कैसे डिफाइन करते हो, वो खुद ऐसा करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ब्रॉड है, हमको भी कभी कभी नहीं समझ में आता। फिर भी आपके होम्योपैथी में तो ऐसे ऐसे है मेडिसिन कि थोड़ी सी मेंटल सिचुएशंस काम कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। बहुत सारी बेस्ट फ्लावर मेडिसिन भी है, ठीक है, जो मेंटली वो हमको अच्छा कर देती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो द थिंग इज कि हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे मेडिसिन वर्क तो करती है, लेकिन उसके रिलेटेड रूब्रिक्स है, हम कई बार स्ट्रक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैनिक डिसऑर्डर, अब पैनिक तो हर छोटी छोटी सिचुएशंस में हो जाता है हमको, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर के रिलेटेड कोई रूब्रिक है? ये जो पाल्पिटेशन है, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स और वन ऑफ द रूब्रिक ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। अगर हम डीएसएम और कैप्लान पढ़े तो उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर पैनिक डिसऑर्डर है तो उन्होंने तो बोल दिया है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, एक्यूट कंडीशंस आ जाती है, पर्स्पिरेशंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सब हो जाता है। 10-12 सिम्टम्स उन्होंने दे दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि ये 12 के 12 होने चाहिए। देवर लाइक कि 3 या 4 उसमें से, ये 3-4 सिम्टम्स और उससे ज्यादा हो तब यू हैव टू कंसिडर ऐसा डिसऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने मुझे बोल दिया, अभी किसी ने मुझे बुरा बोल दिया और मैं पैनिक हो जाऊं तो मैं पैनिक डिसऑर्डर में कहलाऊंगा? नहीं, ये हर इंसान को होता है ये सब चीज। तो कब हम उसको डिसऑर्डर ले सकते हैं? ये चीजें जब 6 मंथ, 1 साल या जितने भी साल से ज्यादा हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो हैंडल नहीं कर पाए और उसकी रेगुलर लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तब ये सब चीजें गिनी जाती है, तब ये चीजें गिनी जाती है, और तब वो डिसऑर्डर कहने के लायक होता है। और उसके रिलेटेड हमारे मेडिसिन रेपर्टरीज में मेडिसिन दिए हुए हैं, बहुत सारे रूब्रिक दिए गए हैं, भले ही वो रिसेंबल हो,
इसलिए तो मैं कहता हूँ कैंट रेपर्टरी में या फिर फाटा के ये सब रेपर्टरी में हम देखेंगे ना, तो एंजाइटी, सी फियर्स ऐसा दिया है। लेकिन कई कई जगह पे एंजाइटी अलग से दिया हुआ है, फियर अलग से दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि दोनों सेम सेम तो है, सेम सेम तो है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो क्रिएट होता है कि दोनों में अलग अलग मेडिसिन क्यों है। बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा रिसेंबल भी है। अगर हम उसमें पढ़े ना बुक में, तो उन्होंने डिफरेंस कैसे करा हुआ है। आपका किसी का भी वो पॉइंट ऑफ व्यू हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है और जाना है, उसमें क्या है कि एंजाइटी उन्होंने किसको बोला है कि एंजाइटी हम वैसे हिंदी में बोले तो चिंता होती है, ठीक है, लेकिन एंजाइटी कोई अननोन थ्रेट होता है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते, और उसके एंजाइटी में उस सिचुएशंस में हम एस्केप भी नहीं कर पाते। अगर हम डीएसएम और कैप्लान में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा है कि वो सिचुएशंस में हम एस्केप भी नहीं कर पाते। ये बात कहने की बहुत इजी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो पकड़ने जाते हैं ना, तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी एक सिम्टम्स, एक रूब्रिक पे कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जब एंजाइटी उसमें होती है ना, तो एस्केप करने की सिचुएशंस बहुत कम हो जाती है, और जो थ्रेट आता है वो अननोन होता है। जबकि फियर आता है, फियर होता है, उसमें नोन थ्रेट होता है, एस्केप करने के सिचुएशंस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फियर है हाइट का, तो मैं क्यों जाऊंगा बिल्डिंग पे, मैं क्यों जाऊंगा हिल स्टेशन पे। फियर ऑफ बीचेस है तो मैं वहां पे क्यों जाऊंगा, ठीक है। फियर ऑफ इंजेक्शन है तो मैं ऑपरेशन थिएटर में क्यों जाऊंगा, मैं क्यों हॉस्पिटल में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके रिलेटेड रूब्रिक्स तो है, तो ये भी तो साइकोलॉजिकल पार्ट में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक फोबिया। व्हाट इज स्पेसिफिक फोबिया? पर्टिकुलर कोई चीज का फोबिया। फियर ऑफ एनी कोई भी पर्टिकुलर एनिमल, स्पाइडर्स, डॉग, स्नेक्स, तो हमको पता है फियर ऑफ स्नेक्स, ऐसे रूब्रिक है। फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ स्पाइडर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंट का, नेचुरल एनवायरमेंट का भी है फियर, जो स्पेसिफिक फोबिया में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल एनवायरमेंट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। फियर ऑफ इंजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल नीडल्स, ऑपरेशन थिएटर में जाने से डरता है, ठीक है। कैसे प्रोसीजर करते हैं, कैसा लगता है, ऐसा भी रूब्रिक है। तो ये हमको तो ये हमको जानना है कि ऐसा रूब्रिक एग्जिस्ट करते हैं। हम यूज करें ना करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि गेट बहुत सारे ओपन है। मैंने भी ये सब नहीं यूज करे हैं, लेकिन कोविड के टाइम में थोड़े सा साइकोलॉजिकल यूज करे हैं। जब टाइम मिलेगा तब पक्का मैं एक दो केस शेयर करूंगा, लेकिन ऐसे है, ठीक है। सोशल फोबिया, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। सोशल फोबिया बहुत सारे रूब्रिक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, क्या होता है सोशल फोबिया में? हम पूछते कैसी फीलिंग आती है, नहीं अच्छा लगता, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, बहुत शर्म आती है। एम्ब्रासमेंट, एम्ब्रासमेंट के रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक है, वो हमको पता ही नहीं है। एगेरोफोबिया, एगेरोफोबिया ऐसी एंजाइटी और फियर होता है जैसे कि कोई भी प्लेस में से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, पता ही नहीं चलता कि ये क्राउड में से कैसे निकली। एलिवेटर्स में आते हैं तो घुटन महसूस करता हूं, प्लेन्स में जाने से बहुत घुटन महसूस होती है, मेले में जाने से डरता हूं। बहुत सारा ऐसा होता है, ठीक है। रिसेंबल टर्म है, लेकिन ये सब होता है। सोशल एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं चलता क्या, अकेला रहता हूं, वॉन्ट्स टू बी अलोन। फियर of going into the public, ailments from anticipation, ailments from a fright, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशंस ऑफ, ये सब रूब्रिक है। पता ही नहीं चलता, एग्जाम का डर लगा रहता है, हम सब जेल से में दे देते हैं कभी ना कभी, ऐसा होता है तो दे देते हैं। लेकिन शायद हम ऐसा जान पाए कि क्या होता है, पता नहीं, फेल हो जाऊंगा तो, फियर ऑफ फेलियर, लेकिन हम ऐसा ही लेते। लेकिन उसमें भी तो है फियर ऑफ फेलियर इन चिल्ड्रन, वो भी तो हमें देखना चाहिए। फेलियर के रिलेटेड दूसरा भी है, फियर ऑफ अ फेलियर कन्फर्मेशंस, ऐसा भी तो रूब्रिक है। तो हमको ये सब एक्सप्लोर करना होता है।
लेकिन ये सब एक इकट्ठे हो जाए तो क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर इकट्ठा हो जाए, एगोराफोबिया कलेक्टेड हो जाए, स्पेसिफिक भी आ जाए, सोशल भी आ जाए, तब क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें भी सेम ही सिम्टम्स है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, रेस्टलेसनेस, ये एंजाइटी, फियर, पाल्पिटेशंस, पर्स्पिरेशंस, रेस्टलेसनेस, ये सब। रेस्टलेसनेस बहुत हम सुनते हैं, जब भी हम कॉलेज में जाते, जब हम पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं तो ऐसे रेस्टलेसनेस सब में होती है। लेकिन रेस्टलेसनेस हम आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस पढ़ते हैं, बहुत सारी रेस्टलेसनेस पढ़ते हैं आर्सेनिक में। लेकिन रेस्टलेसनेस मतलब क्या है, हमने ऑब्जर्व किया रेस्टलेस है, पैर हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, चेहरे में कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करता रहेगा, दैट इज ऑब्जर्व, वो रेस्टलेसनेस है। लेकिन चलो वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, हाउ वी कैन फाइंड आउट अ मेंटल रेस्टलेसनेस? कैसे मेंटल रेस्टलेसनेस फाइंड आउट करेंगे? हमने सोचा है कभी? हमको पूछना पड़ेगा कि मेंटल रेस्टलेसनेस क्या है। उसका फास्टिडियसनेस में थोड़ा सा शेयर करूंगा, लेकिन ये मेंटल रेस्टलेसनेस के बारे में शेयर कर देता हूँ। रेस्ट एंड कैन नॉट रेस्ट अंटिल द थिंग्स आर इन अ प्रॉपर प्लेस, ऐसा कोई रूब्रिक है। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल द थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस। क्या है ये? जब तक थिंग्स प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ जाती, तब तक वो रेस्टलेसनेस रहता है। वो कौन सी थिंग्स है? जब तक मैं रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रेस्टलेसनेस रहूंगा। वो मेरा मेंटल रेस्टलेसनेस है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक वो चीज है, वो प्रॉपर नहीं हो जाती, तब तक वो मेरा रेस्टलेसनेस नहीं जाएगा, मैं कुछ कितना भी ट्राई कर लूं। हम उसको फास्टिडियसनेस बोलते हैं। फास्टिडियस आर्सेनिक, बहुत सारे स्टूडेंट है वो कहते हैं फास्टिडियसनेस। तो फास्टिडियसनेस मतलब हम ऐसा समझते हैं कि ये चीज प्रॉपर चाहिए, बस ये चीज प्रॉपर आ जाएगी तो ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फास्टिडियसनेस का हम अगर गूगल पे भी सर्च करें तो उसका मीनिंग ये तो नहीं है कि प्रॉपर प्लेस पे। फास्टिडियसनेस का शायद ये मतलब होता है कि जो चीज हम उसके उसके मन में जो धारणा बनी हुई है, उसको, उस धारणा में से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके मन में जो बैठा हुआ है, उससे उससे हम वो चेंज नहीं कर सकते। उसमें जाएंगे ना तो आर्सेनिक देखना। लेकिन उसके अलावा भी तो मेडिसिन है, एलोसकोटिना, काली सल्फ, नेट्रम सिलिकेटा, बहुत सारी है। लेकिन अब आता है उसमें सब रूब्रिक, फास्टिडियस क्लीनलीनेस फॉर, उसके क्रॉस रेफरेंस में दिए हुए क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फास्टिडियस ने। तो उसमें आर्सेनिक तो 1 मार्क है, काली सल्फ और वेनिला उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाले मार्क्स है, और बहुत सारे सिंगल मार्क्स मेडिसिन है। तो ये हमको पता होनी चाहिए। फास्टिडियसनेस इन डिसीज, फास्टिडियसनेस इन ईटिंग, फास्टिडियसनेस फूड अबाउट, तो उसका क्रॉस रेफरेंस है स्टमक, एपेटाइट, फास्टिडियसनेस अबाउट अ फूड। ये हमको पता नहीं होता है। फास्टिडियसनेस फॉर ऑर्डर्स, ये हमको नहीं पता होता है। फास्टिडियसनेस ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, एनाकार्डियम एंड कुप्रमेट। जब वो स्ट्रेस में होता है तभी फास्टिडियसनेस होता है। फास्टिडियसनेस ओनली व्हेन अ स्ट्रेस, लैक फेलिनो। फास्टिडियसनेस बीइंग ऑन अ टाइम। तो ये सब चीजें है ना। टाइम मतलब क्या, क्या कौन सी चीज का फास्टिडियसनेस? 8 बजे का 8 बजे की ट्रेन है, 8 बजे की बस है, 7:45 को जाके खड़ा हो जाऊंगा कैसे भी करके। अगर नहीं गया तो रेसिस्टेंस मेरा शुरू हो जाएगा। तो जब तक मैं वहां जाके खड़ा नहीं हो जाऊंगा, तब तक मेरा जो रेस्टलेसनेस है वो रेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल द थिंग्स आर नॉट एट अ प्रॉपर प्लेस। तो प्रॉपर प्लेस क्या है? जो मैं चाहता हूं वो हो जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में, दैट इज मेरा प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो ये चीज हमको समझनी है। आंसरिंग, एक रूब्रिक आंसरिंग, 50 सब रूब्रिक है उसमें। 50 सडन आंसर दे दिया एब्रप्टली, कुछ भी कर रहे हो डिस्ट्रैक्टेड है, आंसरिंग डिस्ट्रैक्टेड, कैसे भी ट्राई करो नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट, कुछ भी बोलो अनाप शनाप आंसर आ रहे हैं, फुलिश।
बहुत फास्ट बोलने की आदत है, कैसे भी करो, थोड़ा क्विक 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 क्विक, हैस्टिली, इम्परफेक्ट, इनकोहेरेंटली, इनकरेक्टली, मोनोसिलेबसली, ये सब ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है। डिक्टेटोरियल, आंसरिंग डिक्टेटोरियल, सोचो, डिक्टेटोरियल करके भी अलग रूब्रिक है। डल्का मारा, लेकेसिस, लाइकोपोडियम है, शायद सल्फर है। डिक्टेटोरियल, डिक्टेट करता है, हमको पता ही नहीं है ये सब रूब्रिक, ठीक है। तो ये आंसरिंग सिविल कैन नॉट बी अ सिविल आंसरिंग, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। सो दिस ऑल आर द ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि आंसरिंग में जाएंगे और स्पीच में जाएंगे, दोनों अलग अलग रूब्रिक दिए हैं, लेकिन उसके सब रूब्रिक है वो सेम सेम है, एब्रप्ट, एंग्री, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है जो हम ऑब्जर्वेशंस के तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। जेस्चर्स का बोला, एक्सप्रेशंस का बोला, आईज का जो किस तरह से देख रहा है, शाइनेस है, शायद वो ना भी बोले फिर भी हमको पता चल जाता है। मेरा एक पेशेंट था, मैंने उसको पिटीरियासिस अल्बा का पेशेंट था, कॉन्स्टेंटली मैंने उसके फ्रेंड्स को पूछा, इतना यंग बंदा फिर भी फ्लोर पे देख के ही बात कर रहा है, कैसा भी करो, शाय, एक्सट्रीम शाय, टिमिडिटी, कितना भी करो, मैंने बोला क्या हो रहा है बता। हार्डली हाफ एन आवर में उसके साथ बैठा हुआ होऊंगा, 2 या 3 बार हार्डली उसने मेरे फेस की तरफ देखा हूं। उसने, उसके फ्रेंड्स ने भी बोला घर पे भी ऐसा ही है, बहुत कम बोलता है, कैसे भी कर लो, एक्सट्रीम शाय। तो उसने तो नहीं बोला, मैंने 3-4 बार पूछा फिर भी वो नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने, फ्रेंड्स ने बता दिया कि घर पे भी ऐसा ही है, पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है, एक्सट्रीम शाय, टिमिडिटी, देखो डिलीरियम शाय, ऐसे रूब्रिक एक्सप्लोर करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब रूब्रिक रूब्रिक रूब्रिक, कोई मेडिसिन हम अंडरस्टैंड करें ना तो उसकी भी एक आधी जर्नी होती है, ठीक है। हम कोविड में देख रहे थे, बहुत पता नहीं चल रहा है क्या हो जाएगा। मेरे पास कोविड में एक पेशेंट था, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत टेंशन रह रहा है, चिंता हो रही है। और ऐसा करे ना, कुछ भी बोले, चेस्ट पे हाथ रख ले, एंजाइटी प्रेशर फ्रॉम चेस्ट ऑन, पता नहीं हो रहा है, लेकिन एक एंजाइटी आ जाती है, अब क्या ही होगा, ये बीमारी कैसे आ गई मेरे को भी नहीं पता, प्रेशर ही बना रहता है, ठीक होगा कि भी नहीं होगा। कोविड में हमने ये बहुत देखा है, एंजाइटी जनरल डिजीज अबाउट अ डिस्पेयर ऑफ गेटिंग वेल विथ, डिस्पेयर में चला जाता है, पता नहीं चलता ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा, फिर सडनली सोच आता है क्या करूंगा, अब मेरी उम्र ही तो क्या है कि ये होगा मेरे को। एंजाइटी जनरल सोल वेलफेयर, मर्फी में है ये रूब्रिक, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे है जो उस वक्त बहुत सारे देखने को मिले थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, पता भी नहीं चलता। जैसे ऑरम मेट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसके रिलेटेड रूब्रिक हमको पता ही नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि ऑरम मेट है, बहुत सारा मिनरल किंगडम है, 5-6 रो में है, प्लेटिनम के पास या कहीं पे है, हाईली कॉस्टली एलिमेंट, शाइन करता है, और फिर डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर के बारे में हम पढ़ के हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड रूब्रिक है, मटेरियल में पढ़ भी तो लिया, रेपर्टरी में ऐसे रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक में जाएंगे ना कहीं ऑर्नामेंट पड़ी होगी वहां पे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। 10 फ्रेंड्स है, 10 का काम मैंने ले लिया, और मन में ये भी सोच रहा हूं मेरे अपना स्टैंडर्ड भी बना के रखना है, और मेरे से कभी ना भी नहीं बोली जाती है किसी को, तो क्या करूंगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और फिर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अपना मोरल भी तो संभाल के रखना है ना। वो इन बीट इस बीच में ही भरा रहता है, हाईरी मोरल या फिर एक्सट्रीम गिल्ट। इस वजह से कांस्टेंट कांस्टेंट काम करे जाता है, ना नहीं कह पाता, ड्यूटी बाउंडेड, कॉन्स्टेंटली ड्यूटी बाउंडेड। ड्यूटी के रूब्रिक में जाएंगे बहुत सारी मेडिसिन, ये भी है सब रूब्रिक में भी, इतना काम की लत लग जाते, करते ही रहता है करते ही रहता है। इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी,
तो ये हमको जानना पड़ेगा करता क्यों है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे करते क्यों है, क्योंकि उसका गोल ही वो है कि अचीव करने के चक्कर में खुद को कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है पता ही नहीं चलता। अगर हम सोल में पढ़े ना तो शायद है कि आर्ट्स सेल्फ में ऐसा नहीं है, वो डिसीजन ले सकता है, मैच्योर डिसीजन ले सकता है, ये शायद नहीं ले पाता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियस कॉन्शियसनेस, ड्यूटी, कॉन्फिडेंस, वो सब में बहुत इतना इतना चला जाता है, फिर पता चलता है कि यार कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। फीलिंग ऑफ अ फेलियर, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये सब अचीव करने के चक्कर में, मोरालिटी के चक्कर में ये हो जाता है। उसको फील होता है ये जो मैंने पोजीशंस क्रिएट करी हुई है, शायद मैं फेल डाउन ना हो जाऊं इन सब में से। इस वजह से उसको सुसाइडल टेंडेंसी आती है, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सुसाइडल डिस्पोजिशन। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, ऐसा ही लिखा था, आई एम हाईली मोरल और आई एम हाईली इमोरल, इस बीच में स्टक रह जाता है। इस वजह से फिर वो ऐसी सिचुएशंस ढूंढता है कि उसको आराम मिले। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? इस रिलेटेड रूब्रिक है, कुछ ऐसा सुनूं जिससे मुझे हल्का महसूस हो। सोल में लिखा हुआ है, भजन सुनते हैं वो, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक एमिलरेट, म्यूजिक एमिलरेशंस। रूब्रिक में हम जाएंगे ना तो पता चलेगा, म्यूजिक एमिलरेशंस। लेकिन इन सब के चीज सिचुएशंस में वो कह देते हैं कि डिप्रेशंस में आ जाता है, ऐसी ऐसी एंग्जाइटी में आ जाता है, फियर में आ जाता है, खुद को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये दो पोल के बीच में वो बीच में स्टक हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या करने का है। और इस वजह से वो फिर ऐसे कुछ एमुलेशंस करने के चक्कर में ऐसा सब सुनते हैं, भजन सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक एमुलेशन, भजन सुनते हैं, रिलीजियस, रिलीजियस, टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजियस। अभी मेरे को याद नहीं उसमें ये मेडिसिन है कि नहीं, लेकिन रिलीजियस रूब्रिक है। कॉलेज में हम पढ़ते हैं, रिलीजियस टेमोनियम में ही दिया हुआ है, दूसरी भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो ये हमको उनका खुद का स्ट्रिक्ट रूल होता है, कैसे भी करके कि ये मेरे को करना है तो करना है बस, मेरे को नहीं पता, खुद का है तो वो उन्होंने सोच रखा है कि ये मेरा रूल्स है तो है, ठीक है, डिक्टेटोरियल। लेकिन डिक्टेटोरियल जो 1 मार्क की इंटेंसिटी में है, ग्रेडिंग में, ठीक है, अगर हम सिंथेसिस रेपर्टरी चेक करें ना तो उससे भी ज्यादा डिक्टेट करता है लाइकोपोडियम, बोल्ड में है लाइकोपोडियम। उसके बाद ये सब आती है, डेल्कामारा, प्लेटिना, साइलिशिया, सल्फर, बहुत सारी है और डिक्टेटोरियल। इन सब चीजों को ये जो स्टक हो जाता है, इन सब चीजों की वजह से फिर वो एंजाइटी में चला जाता है, एंजाइटी फ्रॉम सुसाइडल डिस्पोजिशंस, एंजाइटी फ्रॉम। ये मैं रूब्रिक बोल रहा हूं, वो सुसाइडल डिस्पोजिशंस के सब रूब्रिक में है। एंजाइटी फ्रॉम तीन ही मेडिसिन है, उसमें से एक और है। तो ये जर्नी हमको समझनी होती है। सुसाइडल डिस्पोजिशंस, थ्रोइंग हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट, ऑरमेट, हाईएस्ट इंटेंसिटी, बाकी सब सिंगल मार्क, बहुत सारी मेडिसिन है। सुसाइडल डिस्पोजिशंस फ्रॉम पेन, ऑरमेट, बीजी बहुत सारी मेडिसिन है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन कोई भी कॉस्टिकम, कॉस्टिकम हम सब बोलते हैं कि वो जनरस होता है, सबकी हेल्प करता है, इसके लिए तो रूब्रिक है। मैंने सर्च मारा था जनरसिटी, उसमें कॉस्टिकम तो नहीं है, लेकिन दूसरी भी तो हो सकती है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन उसके रिलेटेड कोई रूब्रिक है जनरस के रिलेटेड? इसलिए मैंने बोला कि सिनोनियम रूब्रिक बहुत सारे हैं। रेवरेंस फॉर अदर्स, रेवरेंस फॉर अदर्स, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। एंड खुद की तो ठीक है, दूसरों की भी ले लेता है, ग्रुप में चलना उसको बहुत पसंद है, सबको साथ लेके चलूंगा, दूसरों की भी चिंता होती है, एंजाइटी अबाउट अदर्स। चलो पता नहीं कुछ हो जाए तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, एंजाइटी समथिंग विल हैपन, एंजाइटी समथिंग विल हैपन।
सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मीन कि हम ये समझे कि ये जो है वो यही लेना है, लेकिन द थिंग इज कि हम अपना जो माइंड है वो रेपर्टरी के साथ लेके एक्सपांड तो पूरा पूरा कर सकते हैं, पूरा पूरा एब्रप्ट, एब्जॉर्ब, एब्सेंट माइंडेड, एबेंडेंट, ये है एब्यूजिव। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई हमके ऐसा बोले कि मैं बहुत एब्यूजिव हूं, हम ये भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक, कोई बोले उससे पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं क्लिनिक में, मदर आते हैं, बच्चे को शांत करना होता है, एक आंख निकालते हैं और वो बच्चा साइड में शांति से बैठ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये डोमिनेंसी है, लेकिन वन ऑफ द पार्ट तो है, ठीक है। तो ये सब है। अभी मैंने बोला कई सारे लोग जैसे एंजाइटी कॉजलेस, एब्यूजिव कॉजलेस, स्टेमोनियम सिंगल मेडिसिन सिंथेसिस रेपर्ट, अकेले रूब्रिक से हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करता हूं ऑल्दो, लेकिन ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे सब है एब्यूजिव इन चिल्ड्रन, लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलिनम, नेट्रम्यू, नक्स वोमिका, लिलियम ट्रिंगियम, कैमोमिला, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी बच्चों को सेंस नहीं होता है, पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एब्यूजिव चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स, उसमें भी है। जो एब्यूजिव चिल्ड्रन में है ना, लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलिनम, वो ही इस रूब्रिक में है, पेरेंट्स के टुवर्ड्स इंसल्टिंग। प्लेटिना भी है उसमें। तो ये सब ये हमको समझना होता है। एक मेरा पेशेंट था, मैं एक छोटा सा केस, क्योंकि अब अभी 10 मिनट ही बाकी है, तो मैं थोड़ा सा जो मैंने उस वक्त थोड़े से माइंड के सिम्टम्स लेके ही थोड़ा सा वो करा था, ये मैं थोड़ा सा साइड में जाके एक छोटा सा 5 मिनट का केस डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्योंकि 10 मिनट ही बाकी है तो हम सेशन फिर एंड कर देंगे। लेकिन मैं केस बताता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, मेरा फ्रेंड ही था, ऑलमोस्ट 26-7 अराउंड एज होगी। फीवर, फीवर 2-3 दिन से फीवर, 2-3 दिन से फीवर, कोई कंप्लेन नहीं। और मैंने बोला क्या हो रहा है, पता नहीं, बस फीवर है और कफ हो रहा है, ये कोविड टाइम की बात है। मैंने जो रूब्रिक लिए थे वो भी मैं शेयर कर दूंगा, और मैंने रेपिटाइजेशन करा था वो भी मैं अभी रूब्रिक बोल के शेयर कर दूंगा, और मैंने जो दिया था वो भी मैं शेयर करूंगा। फीवर है बस 2-3 दिन से, और कफ बहुत हो रहा है, पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत कफ हो रहा है। दिक्कत यह है कि टेंशन बहुत है कि पता नहीं चल रहा, अब इतना हो रहा है कि क्या हो जाएगा मेरे को। जब भी कफ आता है ऐसा लग रहा है कि कुछ ना हो जाए, कोविड तो ना हो जाएगा ना। एक तो मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस वक्त, फैमिली की चिंता हो रही है, वाइफ की टेंशन हो रही है, इसी वक्त क्यों आना था पता नहीं चल रहा है, क्या करूंगा पता नहीं चल रहा है। और उस वजह से कांस्टेंट केस उसने दिया, 5-10 मिनट बाद वापस कॉल कर रहा है, 5-10 मिनट बाद वापस कॉल कर रहा है। मैं रेपर्टाइजेशन ही कर रहा था उस वक्त, और मुझे भी इतना एक्यूट था कि मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं भी कौन से रूप लिखूं। लेकिन उसने जितना बोला उतना मैं कफ आ गया, और उसको टेंशन हो रहा है, और जब भी कफ आता है ऐसा लग रहा है कि बस कुछ हो ना जाए, बस चिंता हो जाती है बस। और फिर ऐसा हाथ कर लेता हूँ, चेस्ट पे हाथ रख लेता हूँ कि कुछ ना हो जाए बस। और सच में ऐसा लग रहा है कि मर भी ना जाऊं ना, क्योंकि बहुत सारी न्यूज सुन रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई है ना वो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये ऑफ हो गया, ये हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, ये सबको होता है, और इसी वजह से तो मैं रिपोर्ट भी नहीं करवा रहा। पॉजिटिव आ गया तो मैंने बोला आ गया तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, पॉजिटिव आएगा, हेल्थ तो वैसे भी नहीं बिगड़ी हुई है, कफ ही तो है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने बोला करता क्या है, बस कुछ भी नहीं, अभी तो ऐसा पता चला है कि सबको गर्म पानी पीना है, तो मैं गर्म पानी पीता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। उसको फिजिकल जर्नल में भी कुछ नहीं, अगर फिजिकल जर्नल में बोलूं मैं तो जो वार्म ड्रिंक्स है वो ज्यादा बस पी रहा था, दैट्स इट। एपेटाइट ठीक है, खाना है खा लेता हूं, लेकिन टेंशन बना रहता है बस, जब कफ आता है तब। तब मेरे को ये रूब्रिक के बारे में नहीं पता था, तब मैंने कफ चैप्टर में जाके देखा। लेकिन एक रूब्रिक से मैंने प्रिस्क्राइब नहीं करा था, मैंने रूब्रिक लिया था फियर ऑफ डेथ,
रेस्टलेसनेस प्रोमिनेंट था, मैंने उसके स्पीच में भी देखा था, देखा इन द सेंस कि महसूस किया था कि वो कांस्टेंट वो कर रहा था, मेरी चैटिंग पे बात भी हो रही थी, उस लिहाज से मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा था और मेरे को लग रहा था कि रेस्टलेसनेस है, इसलिए मैंने लिया। एंजाइटी कफ बिफोर रूब्रिक, एंजाइटी कफ बिफोर, पेन इन चेस्ट ड्यूरिंग अ कफ, पेन इन चेस्ट ड्यूरिंग अ कफ, डिजायर फॉर वार्म ड्रिंक्स, दैट्स इट। इतने ही मैंने रूब्रिक लिए थे। माइंड एंजाइटी कफ बिफोर, माइंड फियर डेथ ऑफ, माइंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस, स्टमक डिजायर वार्म ड्रिंक्स, चेस्ट पेन कफ ड्यूरिंग, आर्सेनिकाल, कुप्रमेट, लाइकोपोडियम, बेलाडोना, सल्फर। मैंने आर्सेनिकाल दे दी थी, ठीक है, 30 पोटेंसी डायल्यूशन फॉर्म में, 2 स्पून्स 10-10 मिनट्स के इंटरवल पे। उसको शाम तक टेंशन तो नहीं वो कम हुआ था, लेकिन फीवर उसका ऑलमोस्ट नील, ही फील्स मच बेटर, मच बेटर। मैंने बोला ये भी चला जाएगा, टेंशन मत ले। और 1 हफ्ता हुआ था, उसके बाद मैंने उसको प्लेसिबो ही रिपीट करी थी। 1 हफ्ते में ही इज वेरी फाइन, वेरी फाइन। उसने ना टेस्ट भी करवाया, टेस्ट भी नहीं करवाया उसने। तो मतलब ये है कि हमको ये सब सोचना चाहिए कि अगर हम रेपर्टरी का यूज करते हैं, इट डजंट मीन कि हमको हर वक्त रेपर्टरी का यूज करना है। हम जब भी पेशेंट देखते हैं, हमको पता है कि इस मेडिसिन के ये केस में हमको रिजल्ट मिला हुआ होता है, हम दे ही देते हैं, और नथिंग रॉन्ग इन दैट। कोई भी वे में प्रैक्टिस कर रहा हो, सब सही है, पेशेंट अच्छा होना चाहिए कैसे भी करके। लेकिन द थिंग इज कि अगर हम उसमें शायद फेलियर आते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि और कुछ है जो भी स्कोप ऑफ रेपर्टरी में आ जाता है। लेकिन कहने की चीज ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। हमको ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी ले लूंगा, फियर ले लूंगा, लेकिन जब हम एक्चुअल में लेते हैं ना, तो ये कॉमन लगता है, ये तो सबको होता है। तो हमको ये निकलवाना है कि ये जो है वो अनकॉमन है कि नहीं है, उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम दे रही है कि नहीं दे रही है सिचुएशन, वो वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अकेले मेंटल पे जाए या अकेले फिजिकल पे जाए। हर एक की अलग वे की प्रैक्टिस होती है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सबको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, हमको ये भी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मेरे पास सीकेडी का पेशेंट था, क्रोनिक किडनी डिसीज, मैं उसको नहीं ठीक कर पाया। हमको पता ही है लिमिटेशन, उसका क्रिएटिनिन था 10, क्रिएट था 10.5 था शायद। तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन दी, ट्रायल एंड एरर, फिर मैंने उसके साथ ये साइकोलॉजिकल उसका बहुत था, मुझे कैसे भी करके बस किडनी वापस ला दो, नहीं आ सकती, मैंने बोल दिया था मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो डायलिसिस का इंटरवल है वो मैं शायद कर सकूं कि मैं बढ़ा सकूं। ट्यूसडे और थर्सडे वो डायलिसिस करवा देते। तो मैंने एल सीरम दी थी उसको, पेशेंट को, मदर टिंचर, और मेडिसिन चल रही थी, और 5.5 पे लेके आया। फिर 1-1.5 साल बाद पेशेंट ने मेरे को छोड़ दिया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एनी रीजन। लेकिन वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो नहीं होगा वो नहीं ही होगा, वो जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने इतना तो थोड़ा देखा है कि अगर ये इस रेपर्टरी में हमको ये ना मिले तो दूसरी रेपर्टरी में जाना है। जस्ट लाइक मैंने अभी अभी जस्ट एक्सप्लोर किया था कि इग्नेशिया सिंगल, क्लार्क रेपर्टरी में सिंगल में है, लेकिन अगर हम कैंट में जाए, सिंथेसिस में जाए, मर्फी में जाए, बोरिक में जाए, तो बहुत सारी मेडिसिन है, तो डिफर भी तो करता है। कैलकेरिया की एंग्जाइटी अलग बनी रहती है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या देखेगा। ब्रायना की अलग रहती है, बिजनेस, पोजीशंस, पार्टी, उसका फियर लगा हुआ रहता है। ऑरम के अलग है, फॉस्फोरस की अलग है, कहीं मैं स्टक ना हो जाऊं, कहीं मैं सीज ना हो जाऊं, डिल्यूजन सीज्ड ही इज, फिर भी वो तो एक्सट्रोवर्ट है ही, एक्सट्रोवर्टनेस, ठीक है। तो ये सब चीजें है। सो दिस इज द शॉर्ट लेक्चर। 5 ही मिनट बाकी है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग रूब्रिक में नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। लेकिन आई होप कि थोड़ा सा लेक्चर इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मेरे को जितना पता है उतना मैंने शेयर किया है।
मैंने MD 22 में पास आउट किया था, अभी मैं लेक्चरर हूँ रेपर्टरी डिपार्टमेंट में, और मेरे को 2 ही साल हुआ है। लेकिन जितना मैं रेपर्टरी के रूब्रिक एक्सप्लोर कर पाता हूँ वो मैं देखता हूँ, और हो सके उतना ऑब्जर्व भी करता हूँ। लेकिन मैं मेरा इस वेबिनार के थ्रू यही अप्रोच रहेगा और पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हो सके उतना हम रेपर्टरी सोचे। बहुत सारे फॉर एग्जांपल डायरिया होता है तो हम नहीं सोचते हैं बेल्स डायरिया की रेपर्टरी, ठीक है हम ना प्रैक्टिकल में यूज करें, लेकिन हम स्टूडेंट को तो शेयर कर ही सकते हैं कि इस रेपर्टरी के बारे में सोचो। फीवर होता है तो BBCR के बारे में सोचो, इंटरमीडिएट फीवर के बारे में सोचो। ठीक है हम ना यूज करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हर एक का अलग अलग वे होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच तो सकते हैं। उससे शायद हमारी मटेरिया मेडिका की नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी कैसे भी करके। ठीक है 50 मेडिसिन उस रूब्रिक में दी हुई है, 50 हमें नहीं आती और नहीं हम जान पाते, लेकिन हम ट्राई करें कि उस रूब्रिक को एक्सप्लोर कर सके तो कुछ नया सीखने को मिले। आई होप मेरा लेक्चर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सहानी सर का, और सब जो भी प्रेजेंट रहे उनका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर मयूर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज ऑल माइन। न्यू कमर्स होकर के आपने इतना अच्छा रिपोर्टरी के ऊपर में गाइडलाइंस दिया है, और ये निश्चित रूप से आपने बहुत ही एक दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण लोगों के सामने में रखा है। एक बात थैंक यू मैं भी वेरी शेयर मच। करना चाहूंगा कि जी सर। मैं भी रिपोर्टरी डिपार्टमेंट से ही आता हूँ, और ओ सर, नाइस टू हियर यू, थैंक यू वेरी मच सर। आई रिटायर्ड फ्रॉम द रिपोर्टरी एंड माय लाइफ इज आल्सो ओ रिपोर्टरी, है ना। मेरा जीवन ही रिपोर्टरी है। मैं क्लिनिक में बैठता हूँ तो बिना रिपोर्टरी के मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत समय में हम लोग माइंड चैप्टर को बहुत कंफ्यूज करते हैं। जी हम जी लोग, जी। हाँ, माइंड चैप्टर को हम लोग खोजना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर माइंड में नहीं मिलता है हमको। जी इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप माइंड को खाली माइंड में मत देखो, आपको रिपर्टरी के सारे चैप्टर्स में आपको माइंड मिलेंगे। हेड में भी एग्जैक्टली। हेड में भी मिलेगा, आई में भी मिलेगा, ईयर में भी मिलेगा, फेस में भी मिलेगा। जैसे गुस्से से चेहरा लाल हो गया, कहाँ मिलेगा? फेस में मिलेगा ना। जी जी बिल्कुल। तो फिर गुस्से से चेहरा लाल हो गया, आपको पेट एब्डोमेन में एंजाइटी हो रहा है, यस यस, एब्डोमेन में हाँ, एंजाइटी, यस। चेस्ट जी में जी। एंजाइटी हो रहा है ना। यस। तो ये हाँ सब जो हम लोग का सोचने का तरीका है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। रिपर्टरी को देखने का मतलब होता है कि हम लोग, एक बात मैं और लोगों को बताता हूँ कि जब वेयर इज माइंड, माइंड कहाँ है हम लोग का, है ना। मैं कहता हूँ कि हम लोग का हर एक सेल में माइंड होता है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल माइंड का ही पार्ट है, इंटेलेक्ट का ही पार्ट है। तो हम क्यों अच्छा। माइंड को माइंड में ही देखें? उसके चेहरे, दिमाग में ब्रेन किससे रिलेट क्यों करें? उसके बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारे चीज जो है सो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसको कि जी हम लोगों को अपना खाली आउटलुक को चेंज करना है, आउटलुक को एग्जैक्टली। बदलने का जरूरत है। आप अगर जैसे देखेंगे तो पेशेंट सामने में बैठा हुआ है और आपको रिपोर्ट लगता है कि पेशेंट नहीं बोल रहा है, तो उसके बाद भी वह बोल रहा है ना? बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग को ऐसा ही लगता है पेशेंट, और कहते हैं आप आपके कॉलेज से मैडम हिना जी का कल लेक्चर था, जी आपने जी देखा, जी। पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स में उन्होंने कहा, यस 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 और उन्होंने भी बहुत अच्छा इस बात को मेंशन किया है। मैं यस। उनको अप्रिशिएट करता हूँ काफ़ी, और काफ़ी मैं आपके कॉलेज में मैं बराबर आता जाता रहा हूँ, जी और जी सर, अभी भी मोस्ट हाल में, अभी भी हाल में मैं बड़ौदा गया था आपके ये जो अभी PG सेमिनार था, उसमें भी मैं जी प्रेजेंट था वहाँ पर। जी तो ये बड़ा अच्छा मौका है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप बार बार आइए। हम अगर आप मार्च में, अभी तो मेरा सारा सेशन मार्च तक का फुल है हिंदी में, जी मार्च जी। 14 खाली है, अगर 14 में अगर आप बोल सके तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। श्योर श्योर सर, प्लेजर इज ऑल माइन सर, प्लेजर इज या ऑल माइन, थैंक यू फॉर तो इनविटेशंस। इसके साथ में हम लोग का सेशन अब समाप्त होता है, और मयूर जी आपको बहुत बधाई, बहुत ब्लेसिंग्स टू यू ऑल थैंक फॉर यू वेरी योर। मच सर, थैंक हाँ, यू वेरी मच, मीन्स अ हाँ, लॉट। या बहुत सुन के अच्छा लगा, और मैं पक्का आपसे सीखना चाहूंगा, और पक्का नहीं आपके टच नहीं, में रहूंगा, कुछ ना कुछ नया हम लोग रेपर्टरी सीख सकूं। एक से मैं अपने को कहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से ही सीखता हूँ, जी है ना। स्टूडेंट्स अच्छा। आर माय बेस्ट टीचर, जी है जी। ना, क्योंकि उनको उनको पढ़ाते समय, मैं इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते मैं देख लिया हूँ कि जितना मुझे स्टूडेंट्स ने पढ़ाया, उतना मैं
अपने नहीं पढ़ सका। जी जी ओपन होना चाहिए, ओपननेस ज्यादा आना चाहिए। यस यस सर, ठीक है, होम्योपैथी इज अ लर्निंग सर, एवरी डे इज अ लर्निंग, एवरी डे इज अ लर्निंग। थैंक यू मयूर जी। हम लोग इस सेशन, आपका हिंदी सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। We are moving towards the English session, and for the English session, who is the host today? Can you open your who is the host? I think Binduraj, you are here. Binduraj, can you unmute yourself? Dr. Binduraj? I don't see. Yeah, good evening. Can you hear me, doctor? Yeah. Dr. Binduraj, you are the host for this session? Yes. Yeah? Kindly make me the host. Okay, that I will do. Okay. So, the session is handed over to Dr. Binduraj, and your today's speaker is Dr. Anshu. She is also present, and I am making you the host now, Binduraj ji. Thank you, doctor. You can start your session now, sir. Called after the session. You are the host now. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. After the good session in Hindi, and it's the time to start the international session. And today is the 1553rd day of uninterrupted daily webinar of IFPH. Before beginning the session, let's have a silent prayer. Hello, doctors, students, and friends of homeopathy. Today, the 1553rd day of uninterrupted daily webinar of IFPH is about to begin. And today, our speaker is Dr. Anshu.